हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम एलडीसी एसओ एग्ज़ाम 2015 में पूछे गए आरटीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2015 में आरटीआई से कुल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसे हम वन बाय वन देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द information which cannot be supplied under the Right to Information Act 2005 includes। इसमें है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत जिस इंफॉर्मेशन को सप्लाई नहीं किया सकता है उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन शामिल है उसको देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी डेट कैन बी एक्सेस्ड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी लॉ। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट जो है पब्लिक अथॉरिटी जो है अगर किसी प्राइवेट बॉडी के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है तो वो इंफॉर्मेशन क्या है आरटीआई एप्लीकेंट को दिया जा सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को एप्लीकेंट एक्सेस कर सकता है। ओपिनियंस को भी, जैसे मान लीजिए डीओपीटी से या किसी दूसरे मंत्रालय से ओपिनियंस अगर राइटिंग में रिसीव हुआ है तो उस ओपिनियंस को भी क्या कर सकती है एप्लीकेंट उस ओपिनियंस को भी एक्सेस कर सकती है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो इंफॉर्मेशन है ये शेड्यूल 2 में दिया हुआ है और बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड जो है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो इसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आंसर जो होगा वो सी होगा। सैंपल्स भी एक्सेस किया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी सप्लाइड। सप्लाई कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं किया जाएगा, तो सी नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपना। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, द टर्म कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 डज नॉट इंक्लूड। बोल रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है नीचे जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है आरटीआई एक्ट के अंदर में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो राज्यसभा होगा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट होगा उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा आरटीआई में वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है 2 के किस में दिया हुआ है, ई में। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है 2 के ई में दिया हुआ है, सेक्शन 2 के ई में। और जो है इसमें वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा राज्यसभा के केस में, और चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप देखे होंगे यूनियन टेरिटरी के केस में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन दिल्ली में कौन है, एलजी है, न कि चीफ मिनिस्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर ये गलत हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड, कौन इंक्लूड नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, तो बी नंबर इंक्लूड नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये भी इंक्लूड है, और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ये भी सही है। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, कौन इंक्लूड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, इंक्लूड नहीं है, चीफ मिनिस्टर इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, जिसको हम देखते हैं 3rd नंबर में क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं। 3rd नंबर में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेट्स करेक्ट प्रोसीजर। क्या पूछ रहा है, करेक्ट प्रोसीजर्स, जो करेक्ट प्रोसीजर पूछ रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आपको पता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, ये हमने जो है जब सेक्शन 12 जो हम वीडियो बनाए हैं सेक्शन 12 के ऊपर, उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। तो आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, इसमें जो है और भी स्टेटमेंट उसको देखेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट कब अपॉइंट करेगा, तो एक कमिटी है, कमिटी के रिकमेंडेशन पे, कमिटी में कौन मेंबर होगा, तो प्राइम मिनिस्टर मेंबर होता है, और जो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होगा, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली ये है। और जो लोकसभा में अगर जो लीडर अगर वो है लीडर जो है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो जो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप होगा उसका जो लीडर होगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा।
तो ये जो पहला स्टेटमेंट हम देख लिए, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी ऑफ 3 persons विच इंक्लूड्स द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अगला देखते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on the recommendation of a committee consisting of 3 persons which includes leader of opposition or if no such leader has been recognized the leader of single largest group in opposition of the house of the people. The chief information commissioner is appointed by the president of India on the recommendation of a committee of 3 persons nominated by the prime minister. अब देख लीजिए, ये जो डी नंबर को जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कमिटी के रिकमेंडेशन पे करता है, जो 3 मेंबर का होता है, और जो है कौन प्राइम मिनिस्टर जो है ना नॉमिनेट करता है सभी मेंबर को। तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। प्राइम मिनिस्टर कमेटी का चेयरमैन होता है और वन ऑफ द मेंबर भी होता है, और जो कैबिनेट मिनिस्टर है सिर्फ उसी को वो नॉमिनेट करता है, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन को नॉमिनेट नहीं करता है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट डी नंबर स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। और आप जल्दीबाजी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो सही होगा वो क्या होगा, सी नंबर सही होगा, क्योंकि इसमें सारे पोजीशन क्लियर किया हुआ है कि प्रेसिडेंट करेगा 3 मेंबर कमेटी के रिकमेंडेशन पे करेगा, और उसमें लोकसभा एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और वो नहीं होगा तो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप का मेंबर होगा। ठीक है, तो इसमें सारी पॉइंट क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जल्दीबाजी में कर लेंगे तो ए बी सी तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सी जो है वो जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड्स, पब्लिक अथॉरिटी क्या है, तो जो है जो एच में है, 2 के एच में पब्लिक अथॉरिटी को कैसे याद कर सकते हैं, किस सेक्शन में है, तो जो भी हायर अथॉरिटी है इंडिया में वो पब्लिक ही है, और एच से होता है हायर, तो 2 के एच में हायर अथॉरिटी कौन है, तो पब्लिक अथॉरिटी। तो इस तरह से 2 के एच में पब्लिक अथॉरिटी दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है कि राइट पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन सा इंक्लूड्स है, तो एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय लॉ एंड रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो इंस्टीट्यूशन जो है ना, जो क्रिएट किया गया इंस्टीट्यूशन, वो भी किसका, सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होना चाहिए, या पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर होना चाहिए, या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाकर होना चाहिए, या नोटिफिकेशन के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है क्या है, लॉ के द्वारा तो हुआ है, लेकिन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा है, तो ये नहीं होगा। यानी ये जो है स्टेटमेंट गलत। ये क्या होगा दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी जो है ना पब्लिक अथॉरिटी हो जाएगा। और इंस्टीट्यूशन इन प्राइवेट सेक्टर क्रिएटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब देख लीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर ने क्रिएट तो किया है इंस्टीट्यूशन, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किया है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन होगा वो जो है ना पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। तो आंसर केवल 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आप LDC SO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि RTI से हर एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है ये बहुत ही जो है ना बहुत नंबर में लाने में, मार्क्स को स्कोर करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। और इसके रिगार्डिंग जो है ना मैंने 15 वीडियो बनाए हैं RTI के ऊपर, जिसमें 1 से लेकर 31 जो सेक्शन है उसको कवर किया है, और जो है उसमें 2 शेड्यूल्स उसको भी कवर किए। अगर आप उस सारे वीडियो को देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं अपना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन डज नॉट मीन, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या नहीं आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आता है, टेकिंग नोट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स आता है, इन्फॉर्मेशन विच नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो क्या करता है, हु डज नॉट हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। बोल रहा है कि RTI के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन किसके पास नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन का राइट किसके पास नहीं है। तो या सिटीजन हु इज नॉट एग्रीव्ड फ्रॉम द डिसीजन ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी, सिटीजन के पास तो है ही, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी के
डिसीजन से अग्रीव्ड हो नहीं हो वो क्या कर सकता है, आरटीआई फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। एन एंटिटी अफेक्टेड फ्रॉम द डिसीजन ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एंटिटी जो है ना आरटीआई एक्ट के अंदर जो है सिर्फ सिटीजन को राइट टू इन्फॉर्मेशन का पावर दिया हुआ है। किसी एंटिटी यानी कॉरपोरेट बॉडी को, प्राइवेट कंपनी को, इन लोगों को जो है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन का पावर नहीं है। भले ही वो पब्लिक अथॉरिटी के डिसीजन से अगर अफेक्ट भी होगा तो जो है दूसरा है, कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, दूसरा दरवाज़ा खुला है। लेकिन वो जो है क्या कर सकता है, आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता है। हाँ, वो आरटीआई के अंदर जो उस एंटिटी का कोई इम्प्लाई है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे जो सिटीजन, इंडिया का सिटीजन भी है, वो मांग सकता है। ठीक है, एंटिटी के बिहाफ पे नहीं मांग सकता है। तो बेसिकली ये है कि ये जो है ना, ये बी नंबर हमारा आंसर होगा। ये परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिल्ली सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये भारत का सिटीजन जो है वो कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, जैसे दिल्ली का बिहार से भी मांग सकता है, तमिलनाडु से भी मांग सकता है, कहीं से मांग, किसी भी स्टेट से मांग सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और ट्रांसजेंडर सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन देयर राइट टू कैरी ऑन ट्रेड, ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो 7 नंबर है, 7 नंबर में है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 पब्लिक अथॉरिटी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू। अभी कहाँ से पूछ लिया है क्वेश्चन, तो सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 में ही ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी दे रखा है। तो आप देख रहे हैं हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी किससे था, सेक्शन 2 से था। अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला किससे था, सेक्शन 3 से था। और ये किससे है, तो सेक्शन 4 से है। तो क्या बोल रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी का के ऊपर कौन सा ऑब्लिगेशन नहीं होगा, तो एनसीओ डेट ऑल रिकॉर्ड्स डेट आर एप्रोप्रिएट टू बी कंप्यूटराइज्ड आर कंप्यूटराइज्ड विद इन ए रीजनेबल टाइम सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। बोल रहा है कि जिस इंफॉर्मेशन को, जिस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया सकता है उसे मतलब रीजनेबल टाइम में क्या करना है, कंप्यूटराइज कर देना है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक इसमें दिया हुआ है, देखिए 4 का जो आप देखेंगे, 4 का 1 का ए है, उसी में ये दिया हुआ है, ऑब्लिक पहला ही है। पब्लिश विद इन फिक्स टाइम एंड डायरेक्टरी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, तो ये भी सही है। ठीक है, उसको जो है अपने ऑफिसर्स और एम्प्लॉय का डायरेक्टरी को क्या करना है, पब्लिश करना है। डिसेमिनेट ऑल मटेरियल्स ओनली इन लोकल लैंग्वेज, जो कि गलत है। ठीक है, जो ओनली लोकल लैंग्वेज में नहीं होगा, मतलब किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जहाँ ये डिसेमिनेट हो रहा है उसके उस एरिया पे डिपेंड करेगा कि वहाँ लोकल लैंग्वेज में डिसेमिनेट करना ठीक रहेगा कि इंग्लिश में करना ठीक रहेगा कि हिंदी में करना ठीक रहेगा, क्या ठीक रहेगा। ठीक है, तो डिसेमिनेट ऑल मटेरियल्स ओनली इन द लोकल लैंग्वेज, ये ठीक नहीं है। प्रोवाइड रीजन्स फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजन टू द अफेक्टेड पर्सन, तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। जो इंफॉर्मेशन जो डिसेमिनेट करना है वो सिर्फ लोकल लैंग्वेज में नहीं करना है, जो एप्रोप्रिएट होगा, जिसमें जो है जिसमें लोगों को आसानी से जो है समझ आएगा, उसमें करना है। और जो है सिर्फ लोकल, ओनली लोकल लैंग्वेज में नहीं होगा, मतलब टीवी चैनल के द्वारा भी हो सकता है, न्यूज़ के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, न्यूज़पेपर के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर में देख लेते हैं क्या है। एज पर द प्रोविजंस प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी मेड। आप देख रहे हैं कहाँ से पूछा है, सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 में ही लिखा हुआ है कि जो आरटीआई एप्लीकेशन वो इंग्लिश में दे सकता है, हिंदी में दे सकता है, या ऑफिशियल लैंग्वेज में दे सकता है, जहाँ व्यक्ति बिलोंग करता है वहाँ का जो उस एरिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें दे सकता है। तो कैन नॉट बी मेड, किस में मेड नहीं हो सकता है, तो इंग्लिश में तो हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया उसमें भी हो सकता था। एनी लैंग्वेज स्पोकन बाय द एप्लीकेंट, इसमें नहीं होगा कि भाई कोई भी लैंग्वेज वो बोल रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उसमें वो आरटीआई फाइल कर देगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीपीआई को भी उसका लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। तो 8 का आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 9वां नंबर क्वेश्चन है क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। बोल रहा है कि आरटीआई 2005 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एन इलिटरेट पर्सन कैन नॉट सीक इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकता है। उसे क्या करेगा, असिस्ट कौन करेगा, सीपीआई, राइटिंग में करने के लिए अगर कुछ चाहता है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एन अप्लीकेंट सीकिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट गिव रीजन्स, तो रीजन्स तो देने का जरूरत ही नहीं है। और ये कहाँ से पूछ लिया है, तो ये भी पूछ लिया है। क्वेश्चन कहाँ से बनाया है, तो ये बनाया है 6 के 2 से, सब सेक्शन 2 से बनाया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एन अप्लीकेंट सीकिंग इन्फॉर्मेशन गिव रीजन
फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, तो रीजन देने की तो जरूरत है नहीं। एवरी एप्लीकेंट मस्ट मेक एन एप्लीकेशन विद प्रिस्क्राइब्ड फी एक्सेप्ट इन सम केसेस, तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। क्यों? दूसरे स्टेटमेंट में बोला रीजन देने के लिए, जो कि जरूरत नहीं है आरटीआई में रीजन देना। तीसरा है कि एवरी पब्लिक, जो भी एप्लीकेंट है वो फी लगाएगा, और जो बीपीएल केस में छूट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एन एप्लीकेंट सीकिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट गिव ऑल पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स देने का जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर और जिससे उसको कॉन्टैक्ट किया है उतना ही काफ़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वही स्टेटमेंट सही है, बाकी ऊपर ए बी और डी जो है स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। ध्यान से देखना है क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। तो इफ एन एप्लीकेशन इज मेड to a public authority requesting information and the information is held by another public authority, the first authority must transfer that application to other public authority within 5 days from the date of receiving the request। अब देख लीजिए फिर कहाँ से बना दिया, इस क्वेश्चन बना दिया फिर सेक्शन 6 के सब सेक्शन 3 से। आप देख रहे हैं कि सेक्शन 6 से ही 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो ये क्या बोला, इनकरेक्ट कौन है, तो जो पहला है ये सही है। इसमें बोल रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी के पास जो है ऐसा आरटीआई एप्लीकेशन आ गया जो उस पब्लिक अथॉरिटी से पर्टेन नहीं करता है, किसी और पब्लिक अथॉरिटी से पर्टेन करता है, तो उसको क्या कर देगा, विद इन 5 डेज जो है उसको ट्रांसफर कर देगा जो है जो जिससे पर्टेन करता है उस पब्लिक अथॉरिटी को। तो ये स्टेटमेंट सही है। द इन्फॉर्मेशन शॉर्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग ऑफ रिक्वेस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही था। द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिफ्यूज इन सर्टेन केसेज, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है 8 है उसमें जो दिया हुआ है जो एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको तो रिफ्यूज कर सकते हैं ना, तो ये सही है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी मस्ट बी गिवन विद इन 1 वीक, जबकि ये 48 आवर्स में देते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत है डी नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि डी नंबर स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन है। तो ये पहला देख लेते हैं, इफ एन इन्फॉर्मेशन इज नॉट सप्लाइड विद इन स्पेसिफाइड टाइम इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिफ्यूज अंडर सेक्शन 7(2) ऑफ द एक्ट। आप देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन बनाया है, सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 में कापियों सापियों का जो अपॉइंटमेंट है सेक्शन 7 से बनाया है। सेक्शन 7 से बनाया क्योंकि सेक्शन 7 में क्या है, टाइम लिमिट दे रखा है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, तो वहाँ से क्वेश्चन बना दिया। तो पूछा इनकरेक्ट कौन है, तो बोल रहा है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो मान लिया जाएगा कि रिफ्यूज कर दिया है, तो ये सही है। 7(2) में यही लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। If a request for information is deemed to have been refused under section 7(2) of the act, it shall be supplied free of cost, ये भी सही है। 7 के 5 में दिया हुआ है कि जो टाइम लिमिट है 7 के 2 में 7 के 2 में जो भी टाइम लिमिट है उसको अगर जो है क्या करते हैं, मतलब अगर जो है नहीं, अगर वो कर देते हैं, नहीं देते हैं तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। इफ a request for information is deemed to have been refused under subsection 2, यानी सेक्शन 2 में लिखा है कि स्पेसिफाइड टाइम में अगर नहीं देते हैं तो उसको रिफ्यूज मान लिया जाएगा, और रिफ्यूज मान लिया जाएगा, वो अपीलेट अथॉरिटी को अपील करेगा तो उसको फिर देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और वो पैसा मांगेगा तो पैसा तो देगा नहीं, क्योंकि सेक्शन 7 के 5 में लिखा हुआ है कि अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम में अगर नहीं दिया है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देना है। तो ए भी स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी नंबर देखते हैं, इफ अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन क्या है, इफ अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिफ्यूज्ड अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ दी क्या है एक्ट, रीजन्स फॉर सच रिजेक्शन नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड, जबकि आप देख रहे हैं कि रीजन कम्युनिकेट करना होता है 7(1) के तहत। 7(1) में जो जैसे मान लीजिए आरटीआई एप्लीकेशन आता है, या तो उसका क्या कर देगा, उसको रिप्लाई करेगा, या 8 और 9 का रेफरेंस देते हुए उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो 9 में क्या है कॉपीराइट, 8 में क्या है एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है। तो जो है अगर नहीं देता है तो उसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहा है कम्युनिकेट नहीं करना है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर सी होगा। अगला देख लेते हैं, एवरी कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू रिफ्यूजल ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ आर्टिकल 2005 मस्ट बी एकम्पनीड बाय द पार्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। बेसिकली यही बोल रहा है कि अगर 7(1)
के तहत कोई अगर रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया है तो उसमें जब उसको कन्वे करेंगे तो उसमें अपीलेट अथॉरिटी का क्या करेंगे, डिटेल्स भी देंगे। तो बेसिकली ये सही है स्टेटमेंट, ये सही है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत है, सी नंबर गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत कौन से इन्फॉर्मेशन को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। तो वो देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये तो रिफ्यूज हो जाएगा। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, तो उसको वो नहीं कर सकते हैं, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉपीराइट वाला में आ जाता है, इन्फॉर्मेशन विच माइट इम्पीड द प्रोसेस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंडर्स। मान लीजिए किसी ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज कर देने से क्या होगा, कोई जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसी के अगेंस्ट में तो उसको बाधा पहुंचेगा, तो उसको भी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय ए पर्सन इन देयर फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप, तो ये भी सही है, ये भी नहीं कर सकते हैं। और रीजन्स कंसर्निंग द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट दोज विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8, ये बोल रहा है कि जो है कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड। तो ये जो डी नंबर है ना उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। बोला रीजन्स कंसर्निंग द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट दोज विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8। बोल रहा है कि सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 के तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला जो इन्फॉर्मेशन है एग्जेम्प्टेड है उसको छोड़ के बाकी इन्फॉर्मेशन को हम दे सकते हैं। तो ये है कैन नॉट बी रिफ्यूज, तो ये सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या रिफ्यूज, तो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैबिनेट का कोई डिसीजन है, उस डिसीजन को पब्लिक में कन्वे कर दिया है, अब कन्वे कर दिया है तो अब तो उस इन्फॉर्मेशन को दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। ये एग्जाम्पशन 8 नंबर से पूछा है, जो सेक्शन 8 है ना वहाँ से क्वेश्चन रेज किया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। आप कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है रिमूवल ऑफ CIC से। ये किस में दे रखा है, तो 14 में दे रखा है। जो रिमूवल ऑफ CIC है वो 14 में दे रखा है, सेक्शन 14 में। अगर आप जो है हमारा वीडियो अगर RTI से रिलेटेड जो CIC का है वो नहीं देखें तो जाकर देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को हटाया जा सकता है अगर वो कन्विक्ट हो गया जिसमें मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड जो ऐसा अपराध जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में उसको रिमूव किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। और अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ हिज मेंटल इन्फॉर्मिटी, अगर दिमागी कमजोरी आ गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हैज एक्वायर्ड ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट विच इज लाइकली टू प्रीजुडिशियली अफेक्ट हिज फंक्शंस। बोल रहा है कि ऐसा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, ये जो उसके फंक्शन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो इस ग्राउंड पे भी उसको क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी, एनी ऑफ द अबव 3 ग्राउंड्स, यानी इसमें से किसी भी ग्राउंड पे उसको हटाया जा सकता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। बोल रहा है कौन करेक्ट है। एन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैन कैरी ऑन हिज यूजुअल प्रोफेशन, कर सकता है क्या, नहीं। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है ना कोई भी प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकता है, नहीं तो उसको अपॉइंट ही नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं। उसको अपॉइंट ही नहीं कर सकते हैं, अगर वो क्या कर रहा है, कोई प्रोफेशन को कैरी कर रहा है तो उसको अपॉइंट कर ही नहीं सकते हैं। अगला क्या है, एन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर आएगा तो वो अपॉइंट ही नहीं होगा। एन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन टेरिटरी, तो वो भी नहीं होगा। एन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो ये जो है ना ये तो करेक्ट है नहीं, पहला भी करेक्ट नहीं, प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकता, दूसरा भी करेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, तीसरा भी करेक्ट नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता है, चौथा करेक्ट है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ही हटा सकता है और कोई नहीं हटाएगा, और जो है कमेटी के रिकमेंडेशन पे हटाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। क्या है, अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एन अपील
क्या है, एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैन बी प्रीफर्ड बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द डिसीजन। ये सही है। ये कहाँ से पूछा है, अपील किस में दिया हुआ है, 19 में। ये 19 से क्वेश्चन बनाया है। ये बोल रहा है कि फर्स्ट अपील जो कर सकते हैं वो CPIO के डिसीजन के 30 दिन के भीतर कर सकते हैं, ये सही है। सेकेंड अपील जो है कब कर सकते हैं, तो जो है फर्स्ट अपील के रिसीव होने के 30 दिन के भीतर 90 दिन के भीतर कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट अपील PIO की डिसीजन के 30 दिन के भीतर, और सेकेंड अपील फर्स्ट अपील इलेट अथॉरिटी के डिसीजन आने के 19 डेज के भीतर कर सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज पावर टू, ये कहाँ से पूछ लिया है, सेक्शन 18 से। ठीक है, सेक्शन 18 के कंप्लेन जो फाइल कर सकते हैं उसमें दे रखा है। रिसीव है, इंक्वायर इनटू एनी कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग रिफ्यूजल टू एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर द एक्ट। बोल रहा है कि जो है अगर मतलब क्या है, कोई वो रिसीव नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई जो है रिफ्यूज कर दिया है इन्फॉर्मेशन एक्सेस देने से, उस केस में वो कंप्लेन रिसीव कर लेगा, ये सही है। और क्या, रिक्वायर पब्लिक अथॉरिटी टू कंपेंसेट कंप्लेंट फॉर एनी लॉस, ये भी बोल रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी को क्या कर सकता है, बोल सकता है, आदेश दे सकता है कि तुम कंपेंसेट करो, कंप्लेंट का कोई लॉस हुआ है तो, अप्लीकेंट का कोई लॉस हुआ है तो। ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है। इम्पोज पनिशमेंट ऑफ नॉट मोर देन 3 months इम्प्रीजनमेंट ऑन ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हु हैज अनजस्टिफिएबली रिफ्यूज इन्फॉर्मेशन। देखिए RTI एक्ट में इम्प्रीजनमेंट नहीं है, फाइन है, मैक्सिमम 25,000 तो है, एक दिन में 250 रुपये। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक 2005 इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है कि कौन करेक्ट नहीं है। द एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, ये सही है। ये किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको, जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है वो दिया हुआ है 22 नंबर में। ठीक है, 21 नंबर में गुड फेथ है और 22 नंबर में ओवरराइडिंग इफेक्ट है, सेक्शन 22 में। ठीक है, तो ये सही है। RTI का ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओवरराइडिंग इफेक्ट से क्या मतलब हुआ, तो मान लीजिए कि किसी पार्लियामेंट के किसी लॉ में जो है ना, जैसे एक है इंफॉर्मेशन सीक्रेट एक्ट 1923 है। ठीक है, वो भी जो है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन मना किया है देने से, RTI में है कि दे सकते हैं उसी इन्फॉर्मेशन को, तो RTI लागू होगा। तो जो है क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, वो उसको ओवरराइड कर देगा RTI एक्ट। तो यही है ओवरराइडिंग इफेक्ट। ये वाला स्टेटमेंट सही है। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड, कोर्ट को बार किया गया है। RTI के अंदर कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो उससे कोर्ट को बार किया गया है। लेकिन कोई क्या करता है, रीट पिटीशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग सेल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन बाय हिम अंडर द एक्ट। ये जो है ना, जो ये सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग जो है ना, वो क्या किया गया है, उससे पब्लिक तो CPIO को क्या किया गया है, बचाया गया है। ठीक है, प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन कब, गुड फेथ में। इसमें तो गुड फेथ है ही नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर गुड फेथ रहता तो सही हो जाता। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये सही है, क्यों, NCB जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो शेड्यूल 2 में आता है, जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, जिसपे RTI एक्ट लागू नहीं होता है। तो क्या बोल रहा था, नॉट करेक्ट है, तो करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तो C नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज नो पावर। आप देख रहे हैं काफ़ी से 18 नंबर से ही क्वेश्चन पूछा है। क्या पावर नहीं है, तो सिविल कोर्ट इन रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। सिविल कोर्ट का पावर है एविडेंस को रिसीव करने के लिए, और वो डायरेक्टली जो है ना, लेकिन जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो डायरेक्टली अप्लीकेशन RTI वाला रिसीव नहीं कर सकता है, वो CPIO के पास ही आएगा। तो ये वाला पावर नहीं है। ठीक है, बाकी एविडेंस रिसीव कर सकता है, समन कर सकता है, और जो है अगर कोई अंधाधुन जो है अनरेजोनेबल फी मांग लिया, उस केस में भी सुनवाई कर सकता है। तो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पावर नहीं है, तो वही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा B नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, द पर्पज ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक 2005, ये कहाँ से पूछ लिया है, तो RTI के ऑब्जेक्टिव से, यानी जो इंट्रोडक्शन है उसी से आ गया है, जो प्रीएम्बल है RTI का, उससे ये क्वेश्चन आया है कि जो है पर्पज क्या था, पर्पज क्या था, प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C।
ठीक है, ये पर्पज था। आगे देख लेते हैं नंबर में क्या है, 20 नंबर में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू पेनाल्टी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज करेक्ट। पेनाल्टी किस में दिया हुआ है, 20 में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है पेनाल्टी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो बोल रहा था रिफ्यूजल टू रिसीव एन अप्लीकेशन, अगर अप्लीकेशन जो है रिसीव करने से मना कर दिया है तो उसके केस में पर डे 250 रुपये और मैक्सिमम 25,000 लगा देगा। तो ये क्या है, सही है। ठीक है, रिफ्यूजल टू सप्लाई, अगर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है तो उस केस में भी 250 रुपये पर डे और मैक्सिमम 25,000 तक जुर्माना कर सकता है। सप्लाई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के केस में भी क्या कर सकता है, 250 रुपये पर डे और 25,000 मैक्सिमम जुर्माना लगा सकता है। द रिफ्यूजल टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन, बोल रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव करने से मना कर दिया है या इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने से मना कर दिया है, उस केस में फाइन 25,000 है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 250 रुपये पर डे और मैक्सिमम 25,000 है। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो एक नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये आरटीआई का जो 20 क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं इसी तरह लाता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक